नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, संस्थापक स्वदेशी भारत अभियान से मढ़िया हूँ। 370 विधानसभा से विधानसभा प्रत्याशी भारतीय समता समाज पार्टी से। आज 21 फरवरी है। आज के दिन हमें चुनाव चिन्ह मिल गया है और हमारा चुनाव चिन्ह है सिटी। सिटी बजाएंगे नहीं क्योंकि इस वक्त रात का 2 बज रहा है और इसलिए हमारा आवाज़ आपको थोड़ा धीमा होगा या तो चेहरा कहीं ना कहीं अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन जो भी है इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं असुविधा के लिए। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये एक क्रांतिकारी वीडियो है, थोड़ा लंबा ज़रूर है। आप फिल्म देखते हैं तमाम जगहों पे, आप समझ लेते हैं। इस वीडियो को भी आप देखिएगा। अगर आप मढ़िया विधानसभा के हैं तो भी देखिए, बाहर के हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम मढ़ियाहूं को आदर्श बनाने का, मढ़ियाहूं में हर हाथ काम देने के लिए जो भी हमारे पास योजनाएं हैं, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि चुनाव हम क्यों लड़ रहे हैं। इन बागड़ बिल्लों की राजनीति की मौजूदा व्यवस्था को आप देख ही रहे हैं, उसमें हम कहाँ से आगे टपक गए और अचानक 1 साल 8-10 सालों से स्वदेशी अभियान करते करते अचानक 1 साल से हम राजनीति में आ गए। देखिए, हम मुंबई 2008 में यहाँ से 12वीं पूरा किया मढ़ियाहूं से और मुंबई हम चले गए, बीएससी आईटी में एडमिशन लिया। वहाँ जाने के बाद जो अपने लोगों का, खास उत्तर भारतीयों का जो वहाँ पे दुर्दशा है, खास करके जो 70% आबादी, 30% आबादी फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन जो 70% आबादी 10-15 हज़ार या उससे कम की जो कमाई कर रहे हैं, इनकी दुर्दशा देख के एक कष्ट हुआ। और कुछ मेरे साथ भी व्यक्तिगत घटना हुई, तो वो जो कष्ट था उसके निवारण के लिए हमने एक संकल्प लिया कि भाई कुछ ऐसा करेंगे भविष्य में कि हमारे यूपी के लोग शहरों में, मुंबई, दिल्ली या अन्य शहरों में कम से कम जाएं। और उसके लिए कर क्या सकते थे हम, क्या सकते हैं, रोजगार। और इसके साथ साथ आपने सभी ने कोरोना काल में देखा होगा कि क्या भेड़ बकरी या कैसे उससे भी बुरी स्थिति में लोग दिल्ली और मुंबई से यूपी आए, खास करके पूर्वांचल, उसमें भी जौनपुर, आजमगढ़ या जो इधर आसपास के ज़िले हैं उनकी आबादी सबसे ज़्यादा। तो जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है वो रोजगार है। इसके साथ साथ फिर हमने अध्ययन और रिसर्च शुरू कर दिया। 2010 के आसपास हमने अध्ययन और रिसर्च शुरू कर दिया। अन्ना आंदोलन चल रहा था और सिप्ला की नौकरी हमें फिर मिल गई। 2015 तक हमने सिप्ला की नौकरी की। अध्ययन रिसर्च में महाराष्ट्र के गांव में जाना, गुजरात के गांव में जाना, मुंबई के, पुणे में कुटीर लघु उद्योग जो चल रहे हैं, खेती किसानी से लेकर तमाम चीज़ों पे अध्ययन रिसर्च चलने लगा। बस एक ही अध्ययन का एक मुख्य विषय था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जा सकता है। अध्ययन रिसर्च करते करते, हालांकि हमने 2015 में सिप्ला की नौकरी छोड़ी। इसके बाद हमने बिजनेस शुरू किया, कुटीर लघु उद्योगों के उत्पादों की मार्केटिंग शुरू की मुंबई में। तमाम उतार चढ़ाव के बाद 13 दिसंबर 2019 को हम वाराणसी यानी यूपी हम आ गए। और यहाँ आने के बाद हमने मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग, मशरूम खेती की ट्रेनिंग, अचार पापड़ मुरब्बा की ट्रेनिंग, इसके बाद औषधियों की ट्रेनिंग, साबुन, तेल, शैम्पू, अगरबत्ती, जैविक खेती से लेकर तमाम चीज़ों की हमने ट्रेनिंग रखवाई। साथ में कृषि विभाग, जिला उद्योग केंद्र, खादी ग्राम उद्योग, कृषि विज्ञान केंद्र, पशुपालन विभाग, इन विभागों में जाकर हमने सारी रोजगार स्वरोजगार की योजनाओं की जानकारी इकट्ठा की। और साथ में जो हमारे यहाँ पर जब से योगी सरकार बनी है 2017 के बाद से कत्लखानों में, अवैध कत्लखाने बंद हुए और हमारी गौ माता की रक्षा हुई। लेकिन थोड़ा अव्यवस्था की वजह से और जनप्रतिनिधियों के गैर जिम्मेदाराना रवैया की वजह से हमारी जो गौ माता हैं, गौवंश हैं, बैल नंदी हैं, वो बड़े तकलीफ में थे और आज भी हैं। उस समाधान के लिए हमने यहाँ पे गौशाला, दमोदरा एरिया है और वहाँ पर एक दाढ़ी पटेल जी हैं दमोदरा के, वो अपने खेत में गौशाला खोलने के लिए प्रयासरत थे और हमने भी उनका कुछ सहयोग किया। कुछ मतलब कि चंदा उंदा इकट्ठा करके वहाँ 100-120 टाली बांटी। फिर विधायक, सांसद सबको आमंत्रित किया गया, लेकिन कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला गौशाला को आगे बढ़ाने के लिए। गौशाला नहीं, एक पूरा रिसर्च सेंटर हम
खोलने के प्रयास में हैं और उस वक्त तो नहीं खुल पाया, लेकिन आगे हम भविष्य में खोलेंगे। तो ये जो सारा हमने कार्य किया ये फेसबुक के रिकॉर्ड में आपको मिलेगा। और एक व्यक्ति का दायरा बहुत छोटा होता है। कुछ ही लोग मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, कुछ ही लोग मशरूम खेती कर रहे हैं, कुछ ही लोग जैविक खेती कर रहे हैं। बहुत लिमिटेड हम व्यक्ति के रूप में कार्य यहाँ पर करवा पा रहे हैं। और अधिकारी सुनते ही नहीं है, एक आम आदमी का कोई सुनता ही नहीं है। जब तक आपके हाथ में सत्ता, पावर और पैसा नहीं है तब तक आप बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। इसलिए हमें मजबूरन इस बागड़ बिल्लों की राजनीति में उतरना पड़ा। और मई महीने में 2021 में हमने घोषणा की कि अब हम चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि विधायक के पास एक पावर, बहुत तगड़ा पावर होता है जो बहुत अच्छा काम कर सकता है। सांसद का दायरा, हालांकि पावर सांसद के पास भी, लेकिन उनका दायरा बहुत बड़ा होता है। विधायक एक बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है, इसलिए हम विधानसभा चुनाव में हम उतर गए। अब बात करते हैं घोषणा पत्र की। देखिए, घोषणा पत्र हमने बनाने से पहले हमने पूरे मड़ियाहूं का अध्ययन किया है। हम मई से लेकर आज फरवरी तक, यानी कि समझिए 15 फरवरी को हमने ये लिखनी फाइनल की थी। 15 फरवरी तक हम मड़ियाहूं विधानसभा के प्रत्येक गांव में गए, नदी, तालाब जो भी रास्ते में मिलते गए, हमने पूरा देखा, अध्ययन किया। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो संसाधन है, यहाँ पे भूमिहीन किसान हैं, यहाँ पर कम जोत के किसान हैं, युवा हैं, बड़ा शहर नहीं है, ऐसे तमाम पहलुओं पर हमने अध्ययन किया। और अध्ययन रिसर्च करने के बाद फिर कहीं जाके हमने ये घोषणा पत्र बनाया है। और हमने घोषणा पत्र में एक चीज़ विशेष ध्यान दिया है कि जो हमारे क्रांतिकारी है, जो हमारे राजू भाई दीक्षित जी ने स्वदेशी नीति के बारे में बताया है। हालांकि आपको एक चीज़ हम बताना भूल गए कि जो हमारा अध्ययन रिसर्च शुरू हुआ उसमें हमें समझिए सबसे बड़ी सफलता मिली जब हम राजीव दीक्षित जी के विचारधारा को सुने, समझे, स्वदेशी नीति को समझ पाए, तब जाके हमारा अध्ययन रिसर्च एक सही दिशा में चलने लगा। तो आज जो भी है, जो भी हम आपको बता रहे हैं, कहीं ना कहीं राजू भाई दीक्षित जी की देन है वो। अब हम बात करते हैं घोषणा पत्र के मुख्य मुद्दे की। कृषि, रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पर्यटन, खेलकूद, पेयजल, बिजली, ऊर्जा, सड़क परिवहन, सुरक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कुल 12 मुख्य बिंदु हैं जो हमारे घोषणा पत्र में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं खेती किसानी की। और खेती किसानी, रोजगार, स्वरोजगार, इसको हमने एक साथ रखा है क्योंकि ये रोजगार का रास्ता है। खेती किसानी से रोजगार, स्वरोजगार मिलता है, इसलिए हमने ये दोनों विषय को एक साथ जोड़ लिया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, चुनाव जीतने के बाद हम मड़ियाहूं में कृषि स्वरोजगार अनुसंधान केंद्र की स्थापना करेंगे। कृषि अनुसंधान केंद्र यानी कृषि स्वरोजगार अनुसंधान केंद्र खुलने से क्या होगा? केंद्र युवाओं, किसानों, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए जागरूक करेगा, उनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा, उनको पूंजी उपलब्ध कराएगा, उनको मार्केटिंग से लेकर हर प्रकार का सहयोग कृषि अनुसंधान केंद्र करेगा। इसके साथ साथ किसानों की जो छोटी बड़ी सारी समस्या है ये कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि स्वरोजगार केंद्र समाधान करेगा। इसके साथ साथ चुनाव जीतने के बाद प्रत्येक 3 महीने में एक किसान गोष्ठी का आयोजन होगा, जिससे पे समय समय पर किसानों को अलग अलग तकनीक, अलग अलग खेती के तरीकों की जानकारी मिलती रहे। एक जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त किसानों के लिए, वो है बेसहारा गाय और बैल। देखिए, अगर सच्चाई देखे तो ये बहुत अच्छा फैसला योगी सरकार का है कि कत्ल खानों पर, अवैध कत्ल खानों पे हमारी गौ माता नहीं जानी चाहिए, कत्ल खानों पे नहीं जाने चाहिए, गौवंश नहीं जाने चाहिए। ये तो बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन तकलीफ क्या है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो भी यहाँ, सिर्फ हमारे मड़ियाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे यूपी की बात करो, इनका तो थोड़ा भी ध्यान गौशालाओं पे नहीं जाता।
कोई कभी गौशाला पे जाके देखता ही नहीं कि गौशालाओं की स्थिति क्या है। सब एकदम दूर मस्त एसी गाड़ी से इधर के उधर। हमारा जो देखिए तकलीफ हमें है, जिनको जो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, जो सच्चे हिंदूवादी हैं। देखिए हम मुसलमान या किसी दूसरे समुदाय को गाली दे दे तो अच्छे हिंदूवादी नहीं हैं। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं, उस पर अगर हम काम करते हैं तब समझिए आप असली हिंदूवादी हैं। और गौशालाओं की जो और देसी गायों की जो वर्तमान स्थिति है, मार खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उनके कहीं पैर टूटे हैं, कहीं खून निकल रहा है, बहुत ही गंदा स्थिति है इस वक्त गौशालाओं की और हमारी गौ माताओं की। तो उसके लिए हमने समाधान अपने घोषणा पत्र में रखा है कि चुनाव जीतने के 3 महीने के अंदर एक भी बेसहारा गाय बैल आपको सड़क में या खेतों में नहीं मिलेंगी। हम किसानों को छुटकारा दिलाएंगे। ध्यान से फिर से, अतुल दुबे भारतीय समता समाज प्रत्याशी, चुनाव जीतने के 3 महीने के अंदर बेसहारा गाय बैल को हम गौशालाओं में कर देंगे और किसानों को इस समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। इसके लिए हमारे पास व्यवस्था क्या है, देखिए सबसे पहला हम काम क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद, जितनी भी गौशालाएं चल रही हैं सरकारी हमारे मड़ियाहों में, उनकी व्यवस्था को सही कराएंगे, उनको दुरुस्त करवाएंगे कि भाई उनकी जो क्षमता है उस अनुसार उनके पास सारे का संसाधन होने चाहिए। उनको आर्थिक सहयोग की व्यवस्था कराएंगे। तो सबसे पहले चल रही गौशालाओं को हम दुरुस्त करवाएंगे। इसके बाद ज़रूरत अनुसार हम नई गौशालाओं का निर्माण करवाएंगे। तो गौशालाएं हो जाएंगी तो जितनी भी पुरानी गाय घूम रही हैं वो गौशाला में आ जाएंगी। इसके साथ साथ अब होता क्या है, गौशालाएं तो आज भी चल रही हैं, लेकिन तकलीफ़ है वहाँ का मैनेजमेंट, तकलीफ़ है वहाँ पर जो धन है, धन का अभाव है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ कचुआ खाद बनवाना, गौमूत्र से फिनाइल बनता है, गोबर की लकड़ी बनती है, गौमूत्र से दवाइयाँ बनती है, कीटनाशक से लेकर कई उत्पाद पंचगव्य के या गोबर गौमूत्र से बनते हैं। यहाँ तक कि आपको हम बता दें, आप अमेजॉन या तमाम जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वहाँ पर आपको गोबर का राख भी बिक रहा है, गोबर के कांडे बिक रहे हैं। कांडे तो मान लीजिए बिकता ही है। तो इससे क्या होगा, गौशालाओं की आमदनी बढ़ेगी। इसके साथ साथ मड़ियाओं में 10 टन का बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना करवाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनाव जीतने के बाद हम 10 टन का बायो सीएनजी प्लांट मड़ियाओं में लगवाएंगे। और आपको बता दें, कागजी कार्रवाई बायो सीएनजी प्लांट की पूरी हो चुकी है, यानी मड़ियाहों में बायो सीएनजी प्लांट लगना ही लगना है। कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। चुनाव के बाद उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और किसानों से गोबर खरीदा जाएगा। यानी कि जो किसान बेसहारा गायों को या अपनी गाय भैंसों को का गोबर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो बायो सीएनजी प्लांट को बेच सकते हैं। यानी कि ये बहुत ही क्रांतिकारी काम होगा कि किसानों से गोबर 2 से 3 रुपए किलो ले लिया जाएगा। और आपको बता दें, फिर भी गोबर सप्लाई करने के बाद भी 10 टन की जो क्षमता है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए किसानों से नेपियर घास उगवाया जाएगा। नेपियर घास किसान उगा के अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। यानी कि 1 बीघे में एक किसान अगर नेपियर घास लगाएगा तो 10 से 20 हज़ार रुपये के बीच की कमाई हो सकती है। बाकी बातें आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या हम मिल के आपको बता सकते हैं। अब आपको हम बता दें, बायो सीएनजी प्लांट के माध्यम से 10,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब आपको हम एक चीज़ और आपको यहाँ से करना होगा, स्वरोजगार योजना जो हमारी कुछ दिन पहले चल रही थी उसको नए सिरे से हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो जो भी किसान बायो सीएनजी प्लांट से जुड़ना चाहता है वो हमारे नंबर पे फ़ोन करे या मैसेज करे कि स्वरोजगार योजना के तहत मेरा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए बायो सीएनजी प्लांट के लिए। तो होगा क्या कि आप जिस नंबर पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया है आपको सहयोग भी उसी नंबर पे दिया जाएगा। इसमें जाति, इसमें उम्र, इसमें खास
अखास कुछ भी नहीं देखा जाएगा। आप जिस नंबर पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, क्योंकि एक साथ 10,000 लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, पहले 200 लोगों को, फिर 500 लोगों को, फिर 1000 लोगों को, ऐसे करके ये क्रम बढ़ता जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो भी किसान बंधु बायो CNG से जुड़ना चाहते हैं, देखिए भूमिहीन किसान और जिनके पास ज़मीन है दोनों जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों के लिए कोई ना कोई रास्ता है। खास करके ज़मीन वाले तो ज़रूर जुड़े, क्योंकि आपको बायो 1 बीघे में नेपियर घास से आपको 10 से 20 हज़ार रुपये की आमदनी हो जाएगी। तो आज ही आप फ़ोन कीजिए ये वीडियो देखने के बाद कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। इसके बाद जो हमारा अगला घोषणा है, गेहूं और धान को छोड़कर कोई भी किसान रोजगार के लिए खेती करता है, जैसे फल की खेती, फूल की खेती, औषधि खेती, दलहन तिलहन मसाला की खेती करता है, तो उसके खेत की तारबंदी करने के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। यानी कि आपके खेत के तारबंदी के लिए हम आर्थिक सहयोग करेंगे। एक चीज़ आपको हम बता दें कि जो भी आगे हम बात करेंगे आर्थिक सहयोग की, वो आपको आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। आप कमा कर धीरे धीरे करके किस्त में पैसा वापस करना है बिना ब्याज। तो ये बात विशेष ध्यान रखा जाए, नहीं तो लोगों को लगेगा ये तो फ्री में बांट रहे हैं। फ्री में नहीं है, आपको कहीं ना कहीं से सहयोग दिलाया जाएगा, फिर उसको आपको कमा के वापस करना है। जो संस्था आपको देगी वो आपके साथ मिल के काम करेगी, आपका सहयोग ही करेगी वो। इसके साथ साथ मड़ियाओं में 5 मुख्य मंडी और 5 सहायक मंडियों की स्थापना करवाना हमारा लक्ष्य है। ये हमारे घोषणा पत्र का अगला बिंदु है कि हम मड़ियाओं में 5 मुख्य 5 सहायक, यानी कि एक नोनारी में चल रहा है, दूसरा सुरेरी थाना के आसपास, तीसरा रामपुर, चौथा औरैला और 5वां मड़ियाहू है। तो ये 5 मुख्य हो गए। इसके साथ साथ जगह जगह और सहायक, जैसे सुदनीपुर हो गया, जमालापुर हो गया, रामनगर हो गया। तो इस जगह ऐसी जगहों पे हम 5 सहायक मंडियों को खोलेंगे। इससे क्या होगा कि आसपास के किसान सब्जी उत्पादन शुरू करेंगे और उनको बाजार में बेचना बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ एक ऐसी मंडी और खुलवाएंगे जहां पे फल फूल, औषधि, मसाले या अन्य तरह के फसलों को बेचा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए केला है, आज क्या है, केला का उत्पादन अच्छा हमारे यहाँ है, लेकिन केला के रूप में हमारा मड़ियाहू फेमस नहीं हो पाया, क्योंकि इस केला की मंडी नहीं है। एक बार केला की मंडी हो जाएगी, फिर जगह जगह या अगल बगल के जिलों में सूचना चली जाएगी कि मड़ियाहू में केला की मंडी है, तो किसान व्यापारी सब यहाँ आएंगे कि भैया हम केला लेना चाहते हैं। इससे हमारे मड़ियाहू के किसानों का लाभ होगा। उसमें केला और साथ में पपीता, क्योंकि पपीता की मार्केटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पपीता एक अच्छी आमदनी दे सकता है। एक पेड़ आपको 1000 रुपये देगा 1.5 साल में। आप एक बीघे में 700 से लेकर 1000 पेड़ लगा सकते हैं। इसलिए आप जोड़ लीजिए कि पपीता कितना बेहतरीन आपको कमाई दे सकता है। तो ये इस केला और पपीता के लिए अलग से मंडी हम बनवाएंगे। इसको अगल बगल के राज्यों में, अगल बगल के जिलों में इसका प्रचार कर दिया जाएगा। बाकायदा उस पर हम खर्च करेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे मंडी है केला का, और व्यापारियों से जाके हमारे जो सेल्समैन होंगे, यानी सेल्समैन मतलब जो मंडी के लोग होंगे, वो जाके मिलेंगे। तो इस तरीके की हमारी योजना है कि खेती किसानी में फल फूल औषधियों को बढ़ावा दिया जाए। सभी मंडियों में CCTV, लाइट, शौचालय, पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक मंडी में क्षमता अनुसार कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि हरी सब्जी या कोई भी सब्जी है, किसान आज बेचा, जो बिका नहीं बिका तो वो ले जाके मंडी में रख देगा। नहीं तो होता क्या है आज कि उनका 10-20% खराब हो जाता है, या फिर जल्दबाजी में औने पौने दाम में उनको बेचना पड़ता है। नीचे जो हम नाम ले रहे हैं, इसमें अगर कोई किसान इसकी खेती करेगा तो उसको आर्थिक सहयोग किया जाएगा, उसको पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी, उसको मार्केटिंग में भी सहयोग करेंगे, उनको हम ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराएंगे। जैसे पहला फल की खेती। अब फलों में क्या है, केला, अमरूद, आम, लीची, नींबू, आंवला, पपीता, इस तरीके की फलों की खेती के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, सहयोग किया जाएगा। फूल में गुलाब, गेंदा, जरबेरा, चमेली, कमल, ग्लेडियोलस, ये हमने जो चुन के लिखा है उसकी मांग है और हमारे वातावरण में हो सकता है। औषधियों में स्पिरुलिना,
तुलसी, पिपरमेंट, अश्वगंधा, शतावर, सहजन, खस, पामारोजा, लेमन ग्रास, लेवेंडर, ये औषधि खेती है या जो सुगंधित पौधों की खेती है जो हमारे मड़ियाओं में हो सकता है। इसमें हम पूरी तरह सहयोग करेंगे। मसाला में अदरक, हल्दी, मेथी, सौंफ, धनिया, मिर्च, काली मिर्च, अजवाइन आदि, ये मसालों की खेती हो गया। फिर इसके बाद पशुपालन, दलहन खेती, तिलहन खेती, जैविक खाद, पंचगव्य उत्पाद, मशरूम खेती, मधुमक्खी पालन, मोती की खेती, केचुआ खाद उत्पादन, जैविक कीटनाशक, गन्ना खेती, बांस की खेती, सनई खेती, अजोला खेती, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, मल्टीलेयर फार्मिंग, फ्रूट फॉरेस्ट मॉडल, इन चीज़ों के लिए आर्थिक सहयोग किया जाएगा। देखिए फ्रूट फॉरेस्ट मॉडल थोड़ा सा अलग है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे मड़ियाहों में बहुत सारे आम के बागान हैं और एक आंवला का बागान है, कुछ बैर के बागान हैं, कहीं अमरूद का बागान है, छोटे बड़े हैं हमारे पास। आम का बागान तो खास करके ज़्यादा है, बगीचे, आम के बगीचे। होता क्या है कि आज वैसे ही रूखा सूखा चल रहा है, लेकिन उसको अगर फूड फॉरेस्ट मॉडल के रूप में तब्दील करेंगे तो वो क्या होगा, उसको पहले घेराबंदी कर लिया जाएगा, इसके बाद खाली जगहों पे अन्य फूल फल औषधियाँ लगा दिया जाएगा, इसके बाद वो जो वहाँ से निकलेगा उसको प्रोसेस किया जाएगा। जैसे आम है तो आम नहीं बिकेगा वहाँ से स्वयं सहायता समूह अचार बना के बेचेंगे, पापड़ बना के, मुरब्बा बना के वहाँ से बेचेंगे, या वहाँ से शरबत बना के पैक करके युवा किसान महिला लोग बेचेंगे। तो वो फ्रूट फॉरेस्ट मॉडल का मतलब वहाँ से कच्चा माल हम नहीं बेचेंगे, हम वहाँ से उसको प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके उसको हम बेचेंगे। तो इससे क्या होगा कि जिसका आम का बागान है वो तो कमाएगा ही कमाएगा, साथ में 2 4 5 10 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो इसको फ्रूट फॉरेस्ट मॉडल कहते हैं और ये विशेष सिस्टम बना के हम इस पर काम करेंगे और इसके लिए पूरा धन उपलब्ध कराएंगे, सारे सिस्टम को उपलब्ध कराएंगे और कई प्रक्रिया है सारी चीज़ों का जिसका हमने रूपरेखा बनाया है। वीडियो में हम सारी बातें नहीं बता सकते, नहीं तो लंबा हो जाएगा। तालाबों में कमल के फूल, बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जहाँ मछली उत्पादन नहीं हो रहा है, वो खाली है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो व्यक्तिगत हो। तो हम उसमें क्या करेंगे कि कमल का फूल उगवा दिया जाएगा। तो गांव का कम से कम 1 या 2 व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। आज 10 से 20 रुपए कमल का फूल वाराणसी में बिक रहा है और एक तालाब से अगर रोजाना कोई व्यक्ति समझिए 25-30 फूल लेके बनारस जाता है तो मान के चलिए कि 200, 400, 500 रुपये वो रोज़ का कमा सकता है। तो ये समझिए कि हर गांव से कम एवरेज में एक व्यक्ति कमल के फूल से आराम से कमा सकता है। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने आ रहा है, जो खेती किसानी को क्रांतिकारी रूप दे देगा, वो है हम मड़ियाहों में चुनाव जीतने के बाद 10 FPO 10 क्लस्टर तैयार करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। 10 क्लस्टर 10 FPO। अब क्लस्टर क्या है, अब सबसे पहले बता दें FPO क्या है। FPO एक प्रकार का किसान उत्पादन संगठन है जो किसानों के हित के लिए कार्य करता है और कंपनी एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड होता है। कंपनी एक्ट के तहत इसको रजिस्टर, यानी एक कंपनी है किसानों के लिए जहां 10 डायरेक्टर और 300 से ज़्यादा किसान इससे जुड़ते हैं। और इसके FPO बनने से क्या होता है कि जो उत्पाद है उनकी मार्केटिंग करना आसान हो जाता है। खाद, बीज, दवाई से लेकर कृषि उपकरण जैसे सामानों को खरीदना किसानों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है अगर वो किसान FPO के तहत जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ कई तरह के आर्थिक सहयोग भी किसानों को मिलता है FPO से जुड़ने पर। अब 10 FPO कौन कौन से फसलों पे रहेंगे, वो है पहला औषधि, दूसरा सब्जी, तीसरा फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण, जो अचार पापड़ बनेगा वो भी FPO के तहत ही होगा। चौथा जैविक खेती, पांचवा मधुमक्खी पालन, दूध उत्पादन, फल उत्पादन, फूल उत्पादन, बांस के उत्पाद, फ्रूट फॉरेस्ट मॉडल, ये सारे FPO के तहत ही काम करेंगे। अब जैसे जो मधुमक्खी पालन है तो हम क्या करेंगे, मड़ियाहों के किसानों को पहले 5-10 बक्से देंगे कि भाई आप ये शहद 1-2 महीने निकालिए। अगर आपको लगता है कि हमें और आपको और चाहिए तो आप जितना बक्सा कहेंगे उतना बक्सा आपको जो संस्था रहेगी कृषि स्वरोजगार संस्थान वो आपको देगी। आप क्या करिएगा, शहद बेचकर आप डब्बे का पैसा वापस कीजिएगा। तो इस तरीके से सारे विषयों के ऊपर हमने प्लान बनाई है, पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना, ईमानदारी से। आपको धन
आपको ट्रेनिंग, पूंजी सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। और एफपीओ में आप ये मान के चलिएगा कि 10 एफपीओ, एक एफपीओ से 500 किसान जुड़ेंगे तो टोटल 5000 किसानों को एफपीओ से लाभ मिलेगा, एफपीओ से रोजगार आप कह सकते हैं मिलेगा। अब बात करते हैं क्लस्टर। देखिए, अगर एक ही प्रकार के कार्य 200 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, किसान या कारीगर, तो उसको आप क्लस्टर बना सकते हैं। इसमें सरकारी सहयोग रहता है क्लस्टर बनाने के लिए। तो क्लस्टर बनाने से फ़ायदा क्या होता है? नींद आ रही है। हाँ, क्लस्टर बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि जो क्वालिटी रहता है, जो स्किल रहता है, यानी जो प्रौद्योगिकी रहता है, कौशल, गुणवत्ता में सुधार होता है, यानी जो उत्पाद बनते हैं उसका बहुत बेहतरीन उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कारीगरों को या किसानों को। उनको बाज़ार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कॉमन सर्विस सेंटर रहता है जहाँ जहाँ लोग क्लस्टर से जुड़े लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ उनको कच्चा माल उपलब्ध मिल जाएगा, पक्का माल बेचने में आसानी हो जाती है। तमाम तरीके के क्लस्टर से सहयोग मिलता है। इस क्लस्टर के जो उत्पाद है उसमें औषधि खेती, केला खेती, दूध उत्पादन, सब्जी उत्पादन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन, बांस के काम, दरी उद्योग, खादी ग्राम उद्योग, मिट्टी के काम, ये सारे 10 क्लस्टर होंगे। कुछ चीज़ों का हम इसमें आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे समझिए औषधि खेती है। औषधि खेती में क्या होगा? किसानों को बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा, पूंजी उपलब्ध करा दिया जाएगा, किसान उगाएंगे, उगा के पक्का हो जाएगा, किसान वो क्लस्टर की जो संस्था रहेगी उनको वापस बेच देगा। केले की खेती में क्या होगा? आपको बाजार उपलब्ध कराना, मंडी की देखरेख से लेकर सारी चीज़ों पर किसानों को सहयोग किया जाएगा। दूध उत्पादन में आगे हम बताएंगे, सब्जी उत्पादन, मंडी और तमाम चीज़ें रहेंगी। भेड़ पालन में क्या होगा? भेड़ पालन में किसानों को अच्छी नस्लों का भेड़ उपलब्ध कराया जाएगा। क्लस्टर बनने से क्या होगा? वो संस्था आपको अच्छी नस्ल की भेड़ उपलब्ध कराएगी। आपका जो ऊन है वो कहीं जाके भटकना नहीं पड़ेगा, वो ऊन खरीद लिया जाएगा और उन्हीं किसानों के बीच से उस ऊन से दरी या तमाम चीज़ें बनेंगी, जिससे कि और भी तरह के रोजगार मिल जाएंगे। मधुमक्खी पालन का हमने आपको बता दिया। बांस के काम में क्या होगा? हमारे यहाँ पे एक समाज है जो बांस का काम करती है। अब उनके लिए समस्या ये है कि वो भटकते हैं बांस खरीदने के लिए, उसको बेचने के लिए बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती है। वो एक आकी, दौरी, कुरुई, इस तरीके के 2-4 सामान बनाते हैं। अब इससे क्या होगा? जब वो क्लस्टर योजना में आ जाएगा तो एक संस्था रहेगी, संस्था के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई आपको कौन कौन से उत्पाद बनाने हैं। दूसरा क्या होगा? उनको कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तीसरा, उनको कुछ सहयोग भी, आर्थिक सहयोग बीच बीच में होता रहेगा और फिर वो सामान बना के वापस संस्था में बेच देंगे और संस्था के लोग ले जाके शहरों में उसकी मार्केटिंग करेंगे और वही लोग, संस्था के लोग भी उसमें रहेंगे। कुछ वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कुछ यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं। और इसी तरीके से दरी उद्योग, खादी ग्राम उद्योग भी इसी तरीके का रहेगा। मिट्टी के काम में जैसे हमारे यहाँ का कुम्हार समाज है, मिट्टी का काम करता है। अब उनको समस्या आती है मिट्टी खरीदने में, उनको समस्या आती है वो जो चरखा है इलेक्ट्रॉनिक उनको दिया जाएगा। तो क्लस्टर बनने से क्या होगा कि मिट्टी बैंक बना दिया जाएगा। एक जगह मिट्टी इकट्ठा है, आप आए वहाँ से मिट्टी लेके चले गए। तो क्लस्टर की संस्था जो वो उसकी निगरानी में सारी चीज़ें रहेगी। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक चाक दे दिया जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक भट्टी दे दी जाएगी। इसके साथ साथ आप मिट्टी बाजार बन जाएगा, यानी आपसे एक क्षमता अनुसार आपसे खरीद लिया जाएगा, संस्था खरीद लेगी, जिससे आपका रोजी रोटी चलता रहे, उतना आपसे खरीद लिया जाएगा। मिट्टी के बर्तन हो गए, तमाम चीज़ें वहाँ से किसानों से बनवाई जाएगी। देखिए, क्लस्टर योजना में एक क्लस्टर में 200 लोग रहेंगे तो कुल 2000 लोग क्लस्टर योजना से रोजगार पाएंगे। 2000 से ज़्यादा ही रहेंगे। स्वयं सहायता समूह और महिलाओं को निम्न क्षेत्रों में रोजगार दिया जाएगा, जैसे मधुमक्खी पालन, कम से कम 300 महिलाओं को मधुमक्खी पालन से रोजगार देंगे। जैविक खाद 10 महिलाओं को, अचार पापड़ मुरब्बा 10 महिलाओं को, सिलाई कढ़ाई में 300 महिलाओं को। ये पूरे विधानसभा से। पुराने कपड़ों के जो तोरण, सजावट के सामान, डोरमेट आदि बनते हैं उसमें हम 10 महिलाओं को, क्षमा कीजिएगा 100 महिलाओं को उसमें हम रोजगार देंगे। इसके बाद चरखा से धागा, इसमें 300 महिलाओं को। आपको बता दें चरखा से धागा क्या होगा।
कपास यानी जो रुई है वो आपका नज़दीक से मध्य प्रदेश और हरियाणा से आएगा। यहाँ आके उस रुई से धागा बनेगा, चरखा धागा से थान बनेगा, थान से कपड़े बन के यहाँ पे तैयार होगा। तो यानी सिर्फ रुई आएगा और रेडीमेड कपड़ा यहाँ बने, इस तरीके का हम सिस्टम बनाएंगे। इसके साथ साथ हैंडलूम है, 200 लोगों को कम से कम रोजगार उससे दिया जाएगा, 200 महिलाओं को, 1000 लोगों को हाथ से बने गहने और 1000 लोगों को पशुपालन, यानी 3000 से ज़्यादा लोगों को, महिलाओं को हम रोजगार देंगे। एक चीज़ हम आपको बता दें, जितनी भी बातें हमने रोजगार की कही है, चाहे क्लस्टर हो, चाहे FPO हो, चाहे पशुपालन से लेकर जो भी अगर आप करना चाहते हैं तो अभी से रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। सिर्फ आप फ़ोन करके नाम, नंबर, गांव दे दीजिए। अगर आपको कोई फाइनल कर लिया कि हम यही काम करेंगे तो वो भी दे दीजिए, चाहे भेड़ पालन, बकरी पालन से लेकर कुछ भी है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। देखिए, दूध उत्पादन को हम विशेष बढ़ावा देंगे। इसमें करेंगे क्या कि प्रत्येक न्याय पंचायत में एक मिल्क कलेक्शन सेंटर खोल दिया जाएगा कि किसानों को बेचने में आसानी रहेगी। यानी कि आप दूध निकाले, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, मिल्क कलेक्शन सेंटर की गाड़ी आएगी और आपका लेके चली जाएगी, आपको कैश देकर जाएगी। अच्छी नस्लों को के गाय भैंस का यहाँ पर एक पूरी सिस्टम बनाई जाएगी गौशाला में कि भाई अच्छी नस्ल की गाय और बैल भैंस वहाँ उपलब्ध रहे, तो किसानों को अच्छा नस्ल मिलेगा, अच्छा उत्पादन दूध का होगा। साथ में नस्ल सुधार केंद्र की स्थापना कर देंगे। इससे क्या होगी कि अच्छी अच्छी नस्लें वहाँ तैयार होती रहेंगी। FPO के माध्यम से हमारे ही मड़ियाओं में दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, एनर्जी ड्रिंक आदि बनेगी। यानी यहाँ से पैक होके बाहर जाए, बाहर से कोई चीज़ आके यहाँ ना बिके। यहाँ मतलब बिके ऐसा मैं रोक नहीं लगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे बने, हमारे यहाँ पर यहाँ के उत्पाद बने, यहाँ पर उपयोग हो, बाहर जाए। इसके साथ साथ चुनाव जीतने के बाद हम जो भी युवा, महिला, किसान किसी भी प्रकार का स्वरोजगार करना चाहते हैं, हम उनको आर्थिक सहयोग देंगे, उनको हम धन उपलब्ध कराएंगे। अगर आप ठेला शुरू करना चाहते हैं, दुकान डालना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का स्वरोजगार आप करना चाहते हैं, तो हम आपको धन उपलब्ध कराएंगे। इससे क्या होगा कि आप अपनी बिजनेस शुरू करेंगे, व्यापार शुरू करेंगे और धीरे धीरे कमाकर पैसे को वापस कर देंगे। जो ठेला दुकान, इसके माध्यम से कम 1000 लोगों को हम रोजगार देंगे। दूध उत्पादन में 5000 किसानों को हम जोड़ेंगे। इसके साथ साथ कम से कम 2000 किसानों का, 2000 युवाओं का कौशल विकास होगा। जैसे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी अलग अलग क्षेत्रों का, उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक का हो गया। इससे बहुत सारी क्षेत्र हैं जिसमें कौशल का विकास हो सकता है। वो युवा साथी नज़दीक के जो शहर हैं, बाज़ार हैं, वहाँ जाके आराम से नौकरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, 100 से ज़्यादा उत्पादों की लिस्ट हमने तैयार की है, जिसके माध्यम से जिसका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग सकता है। आप लिस्ट देख सकते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू से लेकर इलेक्ट्रॉनिक असेंबलिंग यूनिट से लेकर तमाम चीज़ें आप लिस्ट में देख लीजिए। इन सब का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू होगा, जिसमें पूरा सहयोग हमारी तरफ से दिया जाएगा उस यूनिट को शुरू कराने में। और 500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें, क्षमा चाहता हूँ, कम से कम 100 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम यहाँ पर शुरू करवाएंगे। तो इस 100 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। ये तो सारी बातें हो गई रोजगार की। और आपको हम टोटल बता दें कि लगभग बायो CNG प्लांट से 10,000 लोग जुड़ेंगे। FPO से 5,000, 3,000 महिलाएं जुड़ेंगी, जिसमें अलग अलग चीज़ उनसे उत्पादन कराया जाएगा। 2,000 लोग जुड़ेंगे क्लस्टर योजना से।
5,000 लोग 5,000 किसान दूध उत्पादन से, 1,000 लोग ठेला दुकान से और कम से कम 2,000 लोगों को का कौशल विकास किया जाएगा, जिससे कि वो नौकरी रोजगार कर सके। कुल मिला के जो ये संख्या पहुंच रही है वो लगभग 18-20 हज़ार लोगों को रोजगार हम देंगे। ये हमने इसका एक लिस्ट बनाया कि किन किन क्षेत्रों में कितने कितने लोगों को रोजगार हम देंगे या स्वरोजगार शुरू कराएंगे। और इतना अगर हम 18-20 हज़ार परिवारों का कर देंगे तो जो बचे 10-20-30 हज़ार परिवार हैं उनका तो आराम से उनको रोजगार उसी में मिल जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगा, तमाम रास्ते यहाँ खुल जाएंगे। और एक ही चीज़ समझिएगा, हमारा संकल्प है कि जो अचार पापड़ मुरब्बा आज हम बाहर का लेके खा रहे हैं उसका उत्पादन मड़ियाओं में होना चाहिए। अगर एलोवेरा जूस हमारे मड़ियाओं में बिक रहा है तो एलोवेरा किसान उगाए, दूसरा युवा उससे साबुन, शैम्पू, जूस बनाए और फिर वो जाके बाज़ारों में बिके। ठीक ऐसे ही कपास यहाँ पर आए, कपास से धागा बने, धागा से हैंडलूम चले, हैंडलूम से थान, थान से कपड़े यहाँ तैयार हों। ये हमारा संकल्प है। साबुन, अब एक उदाहरण देता हूँ कि सिर्फ साबुन से 300 लोगों को रोजगार मिल सकता है। कैसे? आज हमारे यहाँ अगर तहसील स्तर की हम बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा परिवार है। अगर 1 लाख परिवार है तो एक परिवार 3 साबुन इस्तेमाल करता है, यानी 3 लाख से ज़्यादा साबुन हमारे मड़ियाओं में प्रत्येक महीने में इस्तेमाल होता है। अब होगा क्या कि अगर एक साबुन का 20 रुपये का साबुन है तो उसमें से 10 रुपये रोजगार में बढ़ता है, यानी कि 3 लाख गुणे 10 करेंगे तो 30 लाख रुपए रोजगार, स्वरोजगार के लिए साबुन का 30 लाख रुपए बढ़ जाता है रोजगार, स्वरोजगार में। अगर इस 30 लाख रुपए को हम 10-10 हज़ार रुपये से भाग देते हैं तो 300 लोगों में ये 10-10 हज़ार रुपये बढ़ सकता है, यानी कि सिर्फ साबुन से हम 300 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अब हम सुबह उठते हैं, मंजन करते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग पाउडर, कपड़ा से लेकर शाम को मच्छर जलाने की कॉइल, सारी चीज़ें यहाँ बन सकती हैं केवल गाड़ी, मोटर, टीवी, पंखा, मोबाइल छोड़कर। उसमें से भी कुछ चीज़ों की असेंबलिंग यूनिट यहाँ पर शुरू हो सकती है। तो बहुत व्यापक स्तर पे रोजगार दिया जा सकता है। आप हमें चुनाव जिताइए, सीटी का बटन दबाइए, हम हर हाथ में काम देकर दिखाएंगे। और एक और चीज़, आप जो भी काम करना चाहते हैं, दुकान ठेला से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, पशुपालन से लेकर, मधुमक्खी पालन से लेकर, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं वो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जिस अंक नंबर पे क्रम में आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, आर्थिक सहयोग भी आपको उसी क्रम पे मिलेगा। इसमें न जाति, न खास, न कुछ। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। और ये जितने भी हमने यहाँ पे रोजगार की बातें की, बहुत हमने अध्ययन किया है, एक एक बारीकी पे अध्ययन किया है। कुछ चीज़ें सफल होती हैं या सफल हुई, यहाँ पे कुछ असफल हुई, उन पर भी हमने अध्ययन किया। जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा आपको, मधुमक्खी पालन यहाँ पे सफल नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे किसानों ने शुरू किया, बंद कर दिया। तो हमने अध्ययन किया कि भाई ये क्यों नहीं सफल हो रहा है। तो पता चला कि भाई यहाँ पे सिर्फ सरसों का फूल उपलब्ध है, सरसों के फूल 3-4 महीने सरसों का फूल है, 4 महीने बाद लोगों को पलायन करना पड़ता है, रायबरेली जाना पड़ता है, बिहार जाना पड़ता है, हिमाचल जाना पड़ता है और या तो बंगाल जाना पड़ेगा, तब जाके वो मधुमक्खी पालन से कमा सकते हैं। तो लोग पलायन नहीं करना चाहते, इसलिए लोग मधुमक्खी पालन धीरे धीरे कुछ लोगों ने शुरू किया, फिर बंद कर दिया। अब हमने क्या किया है, हमने प्रत्येक महीने में कौन से फूल की ज़रूरत है उसकी एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लिस्ट से क्या होगा कि हम जो खाली जगहों पे खास करके जो नगेसरा एरिया है, वो नगेसरा एरिया को हम पूरा का पूरा एक अनुसंधान केंद्र बनाएंगे। जो कृषि अनुसंधान केंद्र, स्वरोजगार अनुसंधान केंद्र की हमने बात जिक्र किया है, तो वो नगेसरा का जो 3 किलोमीटर का दायरा है, नगेसरा पॉइंट है समझिए, उसके 3-4 किलोमीटर का जो दायरा है, ये कृषि अनुसंधान केंद्र के रूप में इसको स्थापित करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे वो 3-4 किलोमीटर के दायरे में आपको फल, फूल, औषधि, फूड प्रोसेसिंग से लेकर, मधुमक्खी पालन से लेकर हर चीज़, जिन
बातों का हमने जिक्र किया है। केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को छोड़कर, जैसे साबुन तेल की वो सारी चीज़ों की यूनिट को छोड़कर खेती किसानी से संबंधित जितनी भी चीज़ है वो उस 3-4 किलोमीटर के दायरे में आपको ज़रूर दिखेगा। इससे होगा क्या कि वो नगेसरा जो है एग्रो टूरिज़्म के रूप में तैयार हो जाएगा। लोग बाहर से लोग वहाँ आएंगे, देखेंगे, उनको हर चीज़ वहाँ पे उपलब्ध मिलेगी। तो ये बातें हो गई रोजगार स्वरोजगार की। अब हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले जो सरकारी यहाँ पे विद्यालय चल रहे हैं उनको, उनके सिस्टम को सही किया जाएगा। उनके मास्टर और वहाँ के जो अभिभावक हैं उनसे तालमेल बना के उसके सिस्टम को शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ स्वरोजगार के पाठ्यक्रम को हम यहाँ शामिल करवाएंगे। जो यहाँ के डिग्री कॉलेज चल रहे हैं हम उनसे बात करेंगे, कुछ में हम स्वरोजगार के पाठ्यक्रम को डलवाएंगे। जैसे कि लड़का जो पढ़ सकता है पढ़ के आगे बढ़ा, नहीं पढ़ सकता है तो वो स्वरोजगार के पाठ्यक्रमों को में जाके पढ़ाई करके और आगे अपना नौकरी कर सकता है। संस्कृत विद्यालय हमारे यहाँ चलते हैं, कुछ संस्कृत विद्यालय हैं, उनकी जो दशा है वो दशा नहीं दुर्दशा है। तो हम चुनाव जीतने के बाद उनको हम सही करेंगे। मड़ियाओं में एक गुरुकुल की स्थापना हम करवाएंगे। चुनाव जीतने के बाद मड़ियाओं में एक गुरुकुल की स्थापना करवाना हमारा संकल्प है, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लोगों को बताने के लिए कम से कम एक गुरुकुल की स्थापना हम यहाँ ज़रूर करवाएंगे। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्रांतिकारी काम होगा, चुनाव जीतने के बाद हम मड़ियाओं में 3 लाइब्रेरी, आधुनिक लाइब्रेरी की शुरुआत करवाएंगे, जिसमें निःशुल्क पुस्तक, सेमिनार हॉल, वाईफाई सुविधा, कंप्यूटर लैब उपलब्ध होगा। इससे क्या होगा, गरीब अमीर कोई भी है 2-4 घंटे कोचिंग विद्यालय में पढ़ेगा, इसके बाद जाकर वो लैब में शांति से पढ़ सकता है। पैसा है तो किताबें खरीदे, नहीं है तो वहाँ से निःशुल्क उसको पुस्तक उपलब्ध करा दिया जाएगा और वो पढ़ाई करके उसको वापस कर देगा। इसके साथ साथ सेमिनार हॉल का लाभ ये होगा कि समझिए BHU, IIT कानपुर या कोई बढ़िया कोचिंग से वहाँ दूर का लेक्चर हमारे यहाँ का मड़ियाओं का के विद्यार्थी सेमिनार हॉल में बैठ के आसानी से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर लैब होगा, वहाँ वाईफाई होगा, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम सुविधाएं आपको वहाँ पर पुस्तकालय में मिलेगी। इसके साथ साथ उस पुस्तकालय से अटैच एक संस्थान रहेगी जो गरीब और मेधावी है, मतलब जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनका आर्थिक सहयोग भी करेगी। वो संस्था उनका आर्थिक सहयोग भी करेगी। इसके साथ साथ प्रत्येक गांव को हम एक अलमारी, इस तरीके का, तो प्रत्येक गांव को हम एक अलमारी और 500 पुस्तक देंगे। इससे क्या होगा कि उनके यहाँ अलमारी, जो भी मंदिर या सार्वजनिक जगह है वहाँ वो रख देंगे, 500 पुस्तकें वहाँ पर रहेंगे। ग्रामवासी खाली समयों में वहाँ जाकर आराम से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अगर कहीं सार्वजनिक स्थलों की दिक्कत है तो हम मंदिर के आसपास, जो हर गांव में मंदिर है, वहाँ मंदिर या पंचायत भवन या कहीं पे भी हम पुस्तकालय बनाने के लिए आर्थिक सहयोग भी करेंगे। हम अपने निधि से वहाँ पर पुस्तकालय का, छोटे पुस्तकालय का निर्माण करेंगे। यानी 3 तो बड़े पुस्तकालय होंगे, इसके साथ साथ गांव में भी 500-500 पुस्तक की रखने की व्यवस्था होगी, जहाँ से ग्रामवासी आराम से वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो हो गई शिक्षा की बात। स्वास्थ्य, लोग बीमार ना पड़े इसके लिए आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा दिया जाएगा और उस प्रत्येक 3-3 महीने पर शिविर का आयोजन कराकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और उनका निःशुल्क चेकअप किया जाएगा, जिससे कि वो कम से कम बीमार पड़े। सरकारी अस्पताल जितने भी चल रहे हैं मड़ियाओं विधानसभा में, उनकी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। जिन न्याय पंचायतों में चिकित्सालय नहीं है उनको वहाँ पर चिकित्सालय खोला जाएगा। इसके साथ साथ गंभीर बीमारी जैसे कैंसर और TB जैसे बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जिसमें ज़्यादा ऑपरेशन में पैसे, ट्यूमर हो गया इस तरीके का, तो उसके लिए सरकारी अनुदान दिलवाया जाएगा। आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो हमारे मड़ियाओं का, उसकी व्यवस्था बहुत जर्जर हो चुकी है, उसका बिल्डिंग सारी चीज़ बहुत समस्याएं हैं। चुनाव जीतने के बाद आयुर्वेद को यहाँ पर मजबूत करेंगे। इसके साथ साथ अस्पतालों की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, जिसमें कहीं बेड की ज़रूरत है तो बेड बढ़वाया जाएगा। इस तरीके की तमाम चीज़ें हम चिकित्सा के क्षेत्र में करेंगे चुनाव जीतने के बाद। फिर आता है पर्यावरण। पर्यावरण में सबसे पहले जितने भी खाली जगह हैं, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, किसी का व्यक्तिगत जगह हो,
नहर हो गया, इन सारी जगहों पर हम खाली जगहों पर वृक्षारोपण करेंगे। उसमें से 80% पेड़ ऐसे होंगे जो मधुमक्खी पालन के लिए सहायक हो, जैसा कि हमने पहले कहा, जिसमें शीशम हो गया, ढिटोरी हो गया, सहजन हो गया, जामुन हो गया, इस तरीके के जो पेड़ है उसके फूल मधुमक्खी पालन के लिए सहायक है। प्रत्येक गांव में बैठक करके पर्यावरण के ऊपर विशेष रूपरेखा बना के काम होगा कि पर्यावरण को कैसे संतुलित करना है, कैसे वहाँ पे जल, जमीन और जंगल को मेंटेन करना है, बना के रखना है। इसके साथ साथ कचरा रिसाइकलिंग यूनिट हमें मड़ियाओं में एक लगवाएंगे, जिससे कि जो कचरा है, चाहे प्लास्टिक है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का है, चाहे लोहा लकड़ है, तो वो रिसाइकलिंग यूनिट में उसको सही कर लिया जाएगा, मतलब रिसाइकल कर लिया जाएगा। प्लास्टिक के रोकथाम पर हम जागरूकता तो चलाएंगे ही चलाएंगे, साथ में प्रत्येक घरों को, मड़ियाहूं विधानसभा के प्रत्येक घरों को हम एक झोला देंगे, जिससे कि वो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। विशेष तौर पे हम ऑर्डर देकर बनवाएंगे, अलग अलग खाने रहेंगे उसमें, कोई सब्जी लेगा, कोई कुछ लेगा तो उसको अलग अलग खाने में रख सकता है। कपड़े का बैग रहेगा, प्रत्येक घरों में हम उसको देंगे चुनाव जीतने के बाद। पर्यटन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इस पर कोई बात नहीं करता कि अरे हम मड़िया यहाँ कहाँ पर्यटन शुरू करवाएंगे और कैसे करवाएंगे, लेकिन हमने अध्ययन किया, रिसर्च किया, हम सारी जगहों पे घूमे, तो इसमें हमें लगा कि भाई ये पर्यटन ज़रूरी है। पर्यटन से सबसे पहला लाभ क्या होता है कि पर्यटन होने से बाहर के लोग आते हैं, या आपका नाम बार बार बाहर जाता है, लोग देखते हैं मड़ियाहूं 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 ये, मड़ियाहूं वो, मड़ियाहूं वो, तो यहाँ का जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ का जो ब्रांड होगा, जैसे समझिए अचार बन रहा है, कहाँ का भैया, मड़ियाहूं, अरे हाँ हाँ मड़ियाहूं का है वो हो, वहाँ पे तो ये मंदिर है, इस तरीके का वो ब्रांडिंग हो जाती है, बहुत अच्छी ब्रांडिंग हो जाती है। तो पर्यटन को हमें बढ़ावा देना है। इसमें हमने कम से कम 5 जगहों को हमने चिन्हित किया है जो हम पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करेंगे, जिसमें नगेसरा मंदिर हो गया। ये नगेसरा हथेरा से दक्षिण की तरफ लगभग 2 किलोमीटर नगेसरा क्षेत्र है, वहाँ मंदिर है, नदी है, घाट है, वो हम पर्यटन के रूप में डेवलप करेंगे। साथ में वो एग्रो टूरिज्म होगा, मतलब ये अलग अलग तरीके का होगा। वहाँ खेती का जो सारा पर्यटन सिस्टम है वो बनाया जाएगा। इसके साथ साथ चुटका देवी मंदिर है मड़ियाहूं बाजार के बगल में, वो हम पर्यटन के रूप में डेवलप करेंगे। दुर्गा देवी मंदिर है, दुर्गा देवी मंदिर जो घलाई के पास है, रायपुर में है, उसको हम पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे। उसके साथ साथ जो वहाँ का अगल बगल के गांव हैं, नदी हैं, उसको हम पर्यटन के रूप में तैयार करेंगे। जो वहाँ का पुलिया है, इससे क्या होगा कि बाहर के लोग आएंगे, एक अच्छा वातावरण, वहाँ पे कुछ गार्डन वार्डन, इस तरीके का पेड़ पौधे, तमाम चीज़ों की व्यवस्था कर दी जाएगी कि बाहर के लोग आके वहाँ पर अच्छा समय व्यतीत कर सकें। लोहार देव बाबा मंदिर है, ये अहरौली में है, बहुत बढ़िया बेहतरीन, वहाँ के ग्रामवासी 12 मौजा के लोग मिल के बनाते हैं त्यौहार। हम भी इस बार, हमें भी सौभाग्य मिला उस त्यौहार में शामिल होने का, थोड़ा समय देने का। वो क्षेत्र को भी हम पर्यटन के रूप में डेवलप करेंगे। देखिए जो लोहार देव बाबा मंदिर है, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, वो बहुत छोटा क्षेत्र है, लेकिन हम उसको पर्यटन इसलिए बनाना चाहते हैं कि 12 मौजा के लोग उसको, इतना आस्था है कि वो इस बार इकट्ठा हुए और इतना भव्य त्यौहार मनाया। तो अगर उसको हम पर्यटन के रूप में तैयार कर देंगे, उसके अगल बगल के तालाब वलाब या जो भी है, बगीचों बगीचों, वहाँ पर अगर हम तैयार उसको कर देंगे, तो वो वहाँ के वो 12 मौजा के लोग ही उसको फेमस कर देंगे, और इससे मड़ियाहों को लाभ होगा। 12 मौजा को तो लाभ होगा ही होगा, वहाँ के आसपास के लोगों को लाभ होगा, इसके साथ साथ मड़ियाहों को विशेष लाभ होगा। और जो नदियाँ हैं उसके आसपास गार्डन, वाटर पार्क, इस तरीके की चीज़ों को डेवलप किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। देखिए होगा क्या, पर्यटन को हम कैसे डेवलप करेंगे, यहाँ की सुविधाओं को जब सही कर लेंगे तो बनारस हो गया, जौनपुर हो गया, बस स्टॉप हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, तमाम जो पत्रिकाएं निकलती हैं तो उसमें दिया जाएगा बाकायदा कि मड़ियाहों में घूमने के लिए 4 जगह हैं, 5 जगह, 6 जगह, वहाँ ये चीज़ें मिलेंगी। इस तरीके के मंदिर हैं, इस तरीके का इतिहास उनसे जुड़ा, इस तरीके के सारी कहानियाँ जुड़ी हैं, वो सारी चीज़ों को पूरा एक बुक के माध्यम से बाहर उसको प्रकाशित करके भेज दिया जाएगा। तो लोग यहाँ भी घूमने टहलने, मड़ियाहों को देखने आएंगे। साथ में खेती में यहाँ पे जब हम उच्च स्तर पर रहेंगे तो लोग खेती को देखने आएंगे। तमाम चीज़ यहाँ पे हम चुनाव जीतने के बाद करेंगे जो रोजगार को बढ़ाएगा। अर्थव्यवस्था, बाहर का कोई आएगा तो यहाँ खर्च करके ही जाएगा वो, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा।
अब बात करते हैं खेल कूद की। देखिए खेल कूद तो मैं मड़ियाहूँ बिल्कुल नहीं है, पीछे है। साधारण से खेल होते हैं, कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चला गया तो चला गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा विशेष फोकस नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि एक खेल की समिति पहले बनाएंगे और अलग अलग जो खेल यहाँ पे संभव है उसमें खिलाड़ी और कोच को लेकर उस पर काम किया जाएगा। और प्रत्येक खेलों के लिए स्टेडियम हो गया, खेल सामग्री हो गया, कोच हो गया, समय समय पर प्रतियोगिता हो गई और बाहर से अनुभवी कोच को बुलाकर ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था हम करेंगे। चुनाव जीतने के बाद प्रत्येक गांव में ज़रूरत अनुसार खेल सामग्री और पोशाक का वितरण किया जाएगा और साथ में अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग स्टेडियम भी हम बनवाएंगे। एक ही लक्ष्य है, हमारे मड़ियाओं से खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाएँ, ये हमारा लक्ष्य है। इसके बाद बिजली ऊर्जा, एक जो बड़ी समस्या हमें दिखती है, आप भी जानते होंगे, प्रत्येक गांव में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि दो खंबे के बीच का वायर जो है वो 6 फीट 8 फीट 10 फीट पर ही आपको मिल जाएगा। तो और बहुत सारे घटनाएं भी हुई हैं, मृत्यु हो चुका है हमारे मड़ियाहों में, फिर भी ये व्यवस्था को पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। हम चुनाव जीतने के 2 महीने के अंदर जितनी भी ये जर्जर बिजली के तारे हैं जो लटके वटके हैं उसको सही कर देंगे। पहले हम खतरा हटा देंगे, इसके बाद उसको धीरे धीरे व्यवस्थित कर लिया जाएगा। मीटर की बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे, मीटर किसी का कम आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है। सारे मीटरों को हम सही करवाएंगे, जहाँ जहाँ से शिकायत हमें मिलेगी। ज़रूरत अनुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। ऊर्जा में ही 10 टन बायो CNG प्लांट, जिसका हमने जिक्र पहले ही कर लिया है कि 10 टन का बायो CNG प्लांट लगेगा। इसके साथ साथ जितने भी बाज़ार हैं उनका डेवलपमेंट होगा। स्ट्रीट लाइट के साथ साथ उसको पूरी तरह से हम डेवलप करेंगे। जैसे हमने सुदनीपुर को डेवलप करने के लिए एक 20 मिनट का वीडियो बनाया है, वो आप सब देखिएगा ज़रूर, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसी तरीके से हम और भी बाज़ारों को बैठ कर अध्ययन करके सर्वे करके वहाँ के लोगों से बात करके उसको हम डेवलप करने का काम करेंगे। पेयजल व्यवस्था यानी शुद्ध पानी मिले सभी को, ये इसको हम सुनिश्चित करेंगे, जिसमें नल हो गया या पानी की टंकी के माध्यम से उनको हम शुद्ध जल उपलब्ध कराएंगे। साथ में जहाँ जहाँ नहीं, प्रत्येक नल के सैंपल लिए जाएंगे और उसको जांच की जाएगी, क्योंकि पानी बहुत बड़ा बीमारी का कारण होता है। तो हम क्या करेंगे, चुनाव जीतने के बाद एक टीम बना देंगे स्वास्थ्य विभाग की, जो नलों के पानी का सैंपल लेगी और उसका जांच करेगी क्या वो सही है, कौन सा तत्व कम है या ज़्यादा, तमाम चीज़ों की उसकी जांच किया जाएगा। सड़क परिवहन में गांव से बाजार तक की सारी सड़कों को हम दुरुस्त करेंगे। जहां ज़रूरत हुई नए सड़क को बनाया जाएगा। जौनपुर, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज से जितनी भी सड़कें कनेक्ट हैं उन सबको हम दुरुस्त करेंगे, जिससे कि आसानी से यहाँ के व्यापारी जौनपुर, बनारस, भदोही, प्रयागराज पहुँच जाएं। इसके साथ साथ समय सफर पर इन्हीं 4 शहरों के लिए बसों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था में हम पुलिस प्रशासन के साथ मिल के काम करेंगे और जहां ज़रूरत हुआ, मांग आई लोगों का, वहां स्ट्रीट लाइट और CCTV लगवाया जाएगा, जिससे सुरक्षा में कोई चूक ना हो। अन्य जो कार्य हैं, सलाहकार समिति का गठन, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। प्रत्येक न्याय पंचायत में एक सलाहकार समिति का गठन होगा। इनका मुख्य काम क्या होगा, आपसी जो विवाद है उनको सुलझाएंगे। विधायक निधि द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो उनकी निगरानी में होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश कीजिएगा। विधायक निधि आता है, कैसे कब कहाँ खर्च हो जाता है किसी को नहीं पता। हम क्या करेंगे, चुनाव जीतने के बाद सलाहकार समिति प्रत्येक न्याय पंचायत में बनाएंगे, जिनका काम ये होगा कि विधायक निधि द्वारा अगर उनके न्याय पंचायत के दायरे में कोई काम हो रहा है उस पर निगरानी रखना, उसको देखना, उसकी गुणवत्ता को चेक करना कि भाई कहीं गलत गिट्टी, कहीं डामर कम, तो ये तमाम समस्याएं तो नहीं आ रही। ये काम निगरानी समिति का होगा। प्रत्येक गांव से एक सदस्य उस निगरानी समिति में होंगे। ये निगरानी समिति का काम होगा कि वो विशेष जो गरीब परिवार हैं उन पर ध्यान देंगे और इसके साथ साथ वो समिति अन्य विषय पे भी काम
कर सकती है। एक अगला जो महत्वपूर्ण घोषणा है, हम चुनाव जीतने के बाद करेंगे, एक मोबाइल ऐप मड़ियाओं के नाम पे बनेगा। चुनाव जीतने के बाद एक मोबाइल ऐप हम मड़ियाओं के नाम पे बनाएंगे। इस ऐप में क्या होगा, सरकारी योजनाओं की सारी जानकारी होगी, विधायक द्वारा जो प्रस्तावित कार्य हैं, जो जनता का मांग है, जो कार्य हो चुका है, उसकी लागत, तमाम चीज़ इस वेबसाइट पे उपलब्ध होंगे। जनता अपनी समस्याओं को भी वहाँ रख सकता है, जो जनता हमें नहीं मिल पा रहे हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, फिर भी कुछ समस्याएं हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि उस पोर्टल पे यानी कि ऐप पर जाके अपनी बातों को रख सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य कई जानकारियाँ वहाँ पर जो हम मोबाइल ऐप बनाएंगे वहाँ उपलब्ध होंगी। इसके साथ साथ सभी छोटे बड़े मंदिर जो है, धार्मिक जो स्थल है, वहाँ पे नल और लाइट की व्यवस्था कराई जाएगी। ये देखिए बहुत बड़ा मांग है, बहुत चीज़ छोटा है, लेकिन बहुत सारे गांव के मांग रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, गांव के जो सार्वजनिक जगह हैं, खास करके मंदिर या देव स्थल हैं, उन पर हम वहाँ पर नल और लाइट की व्यवस्था कराएंगे। और अगला, समय समय पर सरकारी अधिकारियों का हम शिविर लगवाएंगे। उस शिविर से क्या होगा कि जो भी उन कार्यालयों से संबंधित कार्य रुके हुए हैं वो वहाँ पर आकर अधिकारी उसको निपटारा करेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत की एक डायरी होगी, उसमें हम क्या करेंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की डायरी में सर्वे करके जो भी गांव की समस्याएं हैं, प्रत्येक घर का जो ज़रूरत है, किसी को पानी का आधार कार्ड से लेकर तमाम राशन कार्ड से लेकर जो भी समस्याएं हैं उस डायरी में रहेगा, और उसका निराकरण करना हमारे लिए आसान होगा, अधिकारियों के लिए आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, शहीदों के नाम पर हम यहाँ पर स्मृति चिन्ह तैयार करेंगे, चाहे वो मंडी हो सकता है, चाहे सड़क हो सकता है, चाहे जो होगा शहीदों के नाम पर होगा। साथ में जो भी परिवार मिलिट्री में है, देखिए शहीद पुलिस वाले भी हैं, जो भी हैं वो उसमें शामिल है, लेकिन विशेष जो मिलिट्री के लोग हैं उन परिवारों की सूची तैयार करा के, जब तक कि उनका पुत्र बॉर्डर पे है या कहीं भी सुरक्षा के में है, जिसमें सीआरपीएफ से लेकर तमाम जो पुलिस बल हैं, सुरक्षा बल हैं, उनके परिवार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, उनके पुत्र के गैर उपस्थिति में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्योंकि एक तरफ जवान देश के लिए रक्षा कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं उनके परिवार को तकलीफ हो रही है। यहाँ लोग अपने परिवार को एक मिनट के लिए नहीं छोड़ना चाहता, वो तो कितने कितने दिन तक हमारे जवान अपने परिवार से दूर रहते। तो हम इसके लिए विशेष ध्यान रखेंगे, उन परिवारों को सीधा जोड़ेंगे कि भाई आप सीधा हमें फ़ोन कीजिए, कोई दिक्कत है तो। उनको हम कार्यालयों में दौड़वाएंगे नहीं, उनके सारे कार्यों को तेज़ी से पास करवाएंगे। अब ये सारी चीज़ों को हमने घोषणा पत्र में शामिल किया है। ये हमारा घोषणा पत्र पूरा हो गया है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया है। विस्तार में सारी चीज़ों को नहीं बता सकते। आपका कोई सवाल है तो आप हमारे नंबर पे पूछ सकते हैं। हमने इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा है, किसान, युवा, महिला, भूमिहीन किसान, जो फौज में है यानी जवान और किसान दोनों का हमने विशेष ध्यान रखा है इसमें। और अब एक चीज़ समझिएगा कि भाई हम आपको 100, 200, 500 रुपये नहीं दे सकते, हमारे पास इतना धन नहीं है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद 100, 200, 500 रुपये आप रोज़ कमा सकें, इसके लिए हम आपका सहयोग करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे, मार्केटिंग में सहयोग करेंगे। हमारे पास इतना धन नहीं है, हम एक मिडिल क्लास परिवार से हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि पैसा के माध्यम से हम भौकाल मचा सकें। तो जो भी मड़ियाओं के साथी हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, आपसे निवेदन है हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपने अपने बूथ को संभालिएगा। अगर हम लोग बूथ जीत लेंगे, चुनाव जीत लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 लोग चाह जाएंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। हम उन 1000 लोगों का तलाश करें। अगर आपको हमारा घोषणा पत्र अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा, आपको लगा कि हम कर सकते हैं, तो आप हमारा साथ जरूर दीजिए। और इस वीडियो को अपने ग्राम वासियों को दिखाइए, उनके मोबाइल पे भेजिए। उनके पास मोबाइल नहीं है तो उनको 1 घंटे अपना मोबाइल दे दीजिए देखने के लिए, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि मड़ियाओं का निर्माण होगा तो पूरा देश देखेगा मड़ियाओं को और उसका अनुसरण पूरा देश करेगा। हम राष्ट्र निर्माण करेंगे। और देखिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वोट हिंदू के नाम पे देंगे, हम
जाति के नाम पे देंगे, ब्राह्मण के नाम पे देंगे, पटेल के नाम पे देंगे। हम आपका वोट हम अपने मुद्दे के आधार पे मांग रहे हैं। हम मड़ियाओं की तस्वीर बदल देंगे। और जो कहते हैं कि यार हिंदू हिंदू करके जो भी है, मतलब आप ये बताइए, जो गुरुकुल का हमने जिक्र किया, क्या हो हिंदू संस्कृति में नहीं आता? क्या जो गौशालाओं का या जो गौरक्षा गौ सेवा की हमने बात की है, क्या वो हिंदू संस्कृति या रीति में नहीं आता है? क्या हमने जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, उससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो क्या उससे वो हिंदुत्व में नहीं आता है? देखिए, हम हालांकि इन चीज़ों को नहीं बोलना चाहते, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे चीज़ों को कह हमारे जो साथी हैं, जो हमसे जुड़े लोग हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है और उनको कह रहा नहीं यार कि अतुल दुबे को देंगे तो हिंदुत्व कमज़ोर होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हम करेंगे वो राष्ट्र निर्माण को मजबूती देगा, वो देश को मजबूती देगा, हमारी संस्कृति को मजबूती देगा। अगर आपके भाषा में कहें तो वो हिंदुत्व को मजबूती देगा। हालांकि हम यहाँ जाति, धर्म, इन चीज़ों से हटकर राजनीति करना चाहते हैं। हम जिसको मानते हैं, हम जो हैं वो हैं, लेकिन एक नेता का एक कर्तव्य है कि वो सर्व समाज के लिए बात करे। हमारी योजनाओं में हर जाति का जिक्र है। जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए भी है, जिनको किसान हैं उनके लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है। हमारी घोषणा पत्र में हर चीज़ शामिल है। हम चाहते हैं 403 सीट में से एक सीट जो मड़ियाओं का है, हम मड़ियाओं वासियों से निवेदन करते हैं कि आप एक सीट हमें दीजिए। और आप जाति के नाम से हटकर, पार्टी के नाम से हटकर दीजिए। 402 पर आप सपा, बसपा, बीजेपी करिए, एक सीट अतुल दुबे को दीजिए, इस मुद्दे को दीजिए। हम चुनाव जीतेंगे तो उसी के साथ जाएंगे जो सरकार बना रहा होगा। हम विपक्ष में नहीं बैठेंगे। इतनी योजनाओं के साथ विपक्ष में बैठ के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सत्ता के साथ जाएंगे, बिना शर्त हम समर्थन देंगे। अभी से हम ये बात को कह रहे हैं, तो जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ जाएंगे। तो इसका मतलब आप अगर हमारा साथ देंगे, हमें वोट देंगे, तो ये समझिएगा कि आपके पार्टी के साथ हमारा गठबंधन ही समझ के आप हमें वोट दीजिए। क्योंकि सपा का भी किसी न किसी के साथ गठबंधन है, बसपा का भी किसी न किसी के साथ, हालांकि बसपा का नहीं है, बीजेपी का भी गठबंधन है। ये दो मुख्य जो पार्टियां हैं इस वक्त, इनका किसी न किसी के साथ गठबंधन है। तो हमें भी गठबंधन समझ के वोट दीजिए। हम भी जीतेंगे तो उसी के साथ जाएंगे जिसकी सरकार बन रही है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। एक और भी निवेदन हम भूल गए, हमें पैसे की ज़रूरत है। हमें समस्याएं हैं हमारे सामने, जिसकी वजह से हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। जो भी साथी हमारा सहयोग करना चाहते हैं, अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 100, 200, 500, 1000 जो भी आपसे बन पड़ता है आप सहयोग कीजिए। ट्रांसफ़र करके आप हमें स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा। और हमें कम से कम 8-10 लाख रुपए की आज ज़रूरत है अगले 15 दिन में खर्च करने के लिए। अगर आप हमारा सहयोग कर देंगे और जल्दी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें प्रचार सामग्री बनवानी है, तमाम प्रचार करने हैं, सभाएं करनी हैं। तो आपका सहयोग हमें चाहिए। हमारे पास पैसे नहीं है भौकाल दिखाने के लिए। मड़ियाओं वासियों से निवेदन है, भौकाल पे आप ना जाइए, आप हमारा साथ दीजिए। अतुल दुबे आपके साथ खड़ा रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा। हम बहुत ज़मीनी आदमी हैं और रोज़गार के लिए हम काम करेंगे। चुनाव के बाद हम काम करना ही करना है। बायो सीएनजी प्लांट लगेगा ही लगेगा। आप हमें सत्ता देंगे, हमें ताकत देंगे तो काम तेज़ी से होगा। और अगर आप हमें सत्ता, पावर, पैसा यानी ताकत नहीं देंगे तो जितनी शक्ति रहेगी उतनी हम भक्ति करते रहेंगे, लेकिन करते ज़रूर रहेंगे। पिछले 8-10 सालों से हमने इस पर काम किया है। पिछले 2 सालों से हमने मड़ियाहों में इस पर काम किया है। सारे रिकॉर्ड हमारा फेसबुक पर आपको दिख सकता है, कब किस समय में हमने क्या क्या किया है। शायद हम आपके गांव तक ना पहुंच पाए या हम आपको ना मिल पाए, फिर भी आप हमारा साथ दीजिएगा। चुनाव के बाद हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। अगर हम चुनाव तक नहीं मिल पाए, क्योंकि बहुत बड़ा विधानसभा है और शायद हम ना पहुंच पाएँ, हमने प्रयास किया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक से मिलने का, लेकिन संभव नहीं है कि हम सबसे फ़िलहाल मिल पाएँ। हाँ, मतलब चुनाव तक मिल पाएँ, लेकिन आप हमें जिताइए ज़रूर। इस चुनाव के बाद हम
पुनः घर पे जाके सर्वे करेंगे, एक एक गांव की डायरी बनाएंगे। तो आपसे ज़रूर खुद हम सर्वे करके गांव का हम उस डायरी में सारी बातों को लिखेंगे। और जो हमारे साथी हैं, कृपया आप छोड़ के ना जाइए, भौकाल के चक्कर में ना जाइए। अतुल दुबे बढ़िया लड़ाई लड़ रहा है, मजबूती से लड़ रहा है। हम छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हैं, हम बजरंग जी को मानने वाले हैं, हम श्री रामचंद्र जी को मानने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं। हम किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर नहीं होने वाले हैं, कहीं लड़खड़ाने वाले नहीं हैं। बस आप हमारा साथ दीजिए, मड़ियाओं को आदर्श बनाएंगे, हर हाथ काम देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।